हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब होता है हम इंटरमीडिएट टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इंटरमीडिएट टर्म में कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रोडक्शन किया जाएगा उसकी प्लानिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। इंटरमीडिएट टर्म मतलब 3 महीने से लेके 1 साल का पीरियड, तो ये बहुत ही छोटा पीरियड है। इस पीरियड में कितनी क्वांटिटीज बनाई जाएंगी, कब ये क्वांटिटीज प्रोड्यूस की जाएंगी, ये हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। और साथ साथ हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो फिक्स हैं। यार सोच के देखो, जो 3 महीने से लेके 1 साल का पीरियड है वो बहुत ही छोटा पीरियड होता है। तो हम ये नहीं मानते कि ये छोटे पीरियड में हम फैक्ट्री खरीद लेंगे या मशीन्स में इन्वेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। हम मान के चलते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो फिक्स्ड ही रहने वाली हैं। मतलब जो मेरा मशीन है, मेरा फैक्ट्री है, इन पे मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाली ये छोटे से पीरियड में, तो ये पीरियड के लिए इनको हम फिक्स्ड मान के चलते हैं। अब अगर आपका मशीन, आपका फैक्ट्री, आप इनको ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, तो डिमांड को कैसे मीट करोगे। लेट्स से मेरे पास 2 मशीन्स हैं, पर मेरे पास इतनी डिमांड आ गई है कि अब मेरे को 3 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, पर मैं तो एग्रीगेट प्लानिंग पीरियड में हूँ, 3 महीने से लेके 1 साल वाले पीरियड में हूँ। इन दैट केस मैं फिक्स फैसिलिटी को तो चेंज नहीं कर सकती। तो मैं कैसे डिमांड को मीट करूँगी, मैं लेबर को चेंज करके, इन्वेंट्री को एडजस्ट करके अपनी डिमांड मीट करूँगी। लेबर को आप बढ़ा सकते हो अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है तो, लेबर को कम कर सकते हो अगर डिमांड कम हो रही है तो। इन्वेंट्री को एडजस्ट कर सकते हो कि कितना इन्वेंट्री मेरे को स्टार्टिंग से मेंटेन करना है, कितना और मेरे को एडिशन करने की ज़रूरत है। और समझ लो, आपको समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग के जो मंथ्स हैं उसमें मेरा जो डिमांड है वो कम रहने वाला है, लेकिन आगे आने वाले मंथ्स में डिमांड बढ़ जाएगा। इन दैट केस आप स्टार्टिंग के मंथ में ज़्यादा बना के रख सकते हो, है ना। तो हमने इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट से और लेबर के एडजस्टमेंट से अपने इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग पीरियड में अपनी डिमांड को मीट किया। नेक्स्ट, इसके अंदर हम बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अपने खर्चों को मिनिमाइज करने के लिए। किसका बेस्ट कॉम्बिनेशन, हमारे लेबर का, हमारी इन्वेंट्री का, हमारे कैपेसिटी का। इसका हम बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो खर्चा है वो भी कम रहे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को ग्रैब कर पाए। स्पेसिफाइज डिमांड इन एग्रीगेट क्वांटिटीज़। एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर हम हमारी क्वांटिटीज़ को एग्रीगेट में स्पेसिफाई करते हैं। मतलब समझना, लेट्स से मैं व्हीकल्स बनाती हूँ, मैं कार बनाती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार, A, B, C, 3 अलग अलग मॉडल्स हैं मेरे पास। ये तीनों मॉडल्स के मैं लेट्स से 1000 यूनिट्स बनाती हूँ। तो जब हम एग्रीगेट प्लानिंग में क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हैं ना कि कितना प्रोडक्शन करना है, तो हम ऐसे नहीं बोलने वाले कि व्हीकल के अंदर मॉडल A 1000, मॉडल B 1000 और मॉडल C 1000। एग्रीगेट प्लानिंग में जो आप क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हो वो टोटल में किया जाता है कि व्हीकल बना रहे हो तो व्हीकल की टोटल क्वांटिटीज़ कितनी होगी, तो 3000 क्वांटिटी होने वाली है। इसके अंदर मॉडल A, B, C की कितनी होने वाली है ये हमको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। स्पेसिफाई किया जाता है यहाँ पे डिमांड इन एग्रीगेट क्वांटिटीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। कौन से मॉडल का कितना बना रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी क्वांटिटीज़ इन टोटल बनाने वाले हो उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्शन प्लानिंग कैटेगरीज। हमारे पास 3 कैटेगरीज आता है। पहला लॉन्ग रेंज प्लानिंग, दूसरा शॉर्ट टर्म प्लानिंग, तीसरा इंटरमीडिएट प्लानिंग जिसको हम एग्रीगेट प्लानिंग बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लॉन्ग रेंज प्लानिंग में आप स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हो, जैसे फैसिलिटी परचेस करना है क्या, नया फैक्ट्री परचेस करना है क्या, नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं क्या, पुराने प्रोडक्ट्स को हटा देना है क्या। ये सारे डिसीजंस मैं कहाँ लूँगी, लॉन्ग रेंज प्लानिंग में लूँगी कि मुझे नई मशीन्स खरीदनी है, मुझे नई फैक्ट्री खरीदना है या फिर मेरे को नया प्रोडक्ट लाना है। ये सारा डिसीजन स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। शॉर्ट टर्म में हम डेली ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं कि डेली कैसे ऑपरेशन चल रहा है, डेली कैसी स्केड्यूलिंग हो रही है, डेली कितनी इन्वेंट्री मेंटेन की जा रही है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म को बैलेंस करते हो, फोकस करते हो कैपेसिटी के ऊपर, डिमांड के ऊपर इन अ मॉडरेट टाइम फ्रेम। मतलब 1 साल के अंदर में कैपेसिटी और डिमांड के ऊपर फोकस अगर किया जा रहा है तो उसको हम इंटरमीडिएट टर्म की प्लानिंग बोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मुलेट करना पड़ता है जनरल कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज, जिसकी मदद से आप डिमांड को मीट करोगे इकोनॉमिकली। जनरल कैपेसिटी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, आप वर्कफोर्स साइज को चेंज करके अपनी डिमांड मीट कर सकते हो। तो जब ज़्यादा डिमांड होगी हम ज़्यादा वर्कफोर्स ले आएंगे, जब कम डिमांड होगी तो हम कम लेबर से काम करा लेंगे। अगर आप वर्कफोर्स चेंज नहीं करना चाहते, लेट्स से हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ है, हम 10 ही एम्प्लॉयज़ रखना चाहते हैं, नए लेके नहीं आना चाहते,
लेकिन प्रोडक्शन तो करना है, हम डिमांड भी मीट करनी है। इन दैट केस अब आप क्या करा रहे हो, नए एम्प्लॉयज़ लाने की जगह पुराने एम्प्लॉयज़ से ही ज़्यादा काम करा रहे हो, ज़्यादा घंटे काम करा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, वर्क आवर्स को वैरी कर रहे हो। या फिर आप इन्वेंट्री लेवल को वैरी कर सकते हो कि इन्वेंट्री स्टार्टिंग से हम ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग के मंथ में कम डिमांड है तो उस समय ज़्यादा बना रहे हैं। या फिर आप सब कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो। सब कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रोडक्शन ना करके किसी और को दे देती है कि भाई साहब हम नहीं प्रोडक्शन कर सकते, तुम प्रोडक्शन कर दो हमारे लिए, है ना। तो सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रोडक्शन कर रही, हम किसी बाहर वाले के पास गए और उसको बोला कि भाई हमारे बदले प्रोडक्शन कर दे, तो जितना भी वो चार्ज लेगा वो चार्ज हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में एज हम हमारी फैसिलिटीज़ को चेंज नहीं कर सकते, हम नए मशीन नए फैक्ट्रीज नहीं खोल सकते, तो हम वर्क फोर्स साइज, वर्क आवर, इन्वेंट्री लेवल और सब कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी जो डिमांड है उसको मीट करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू मास्टर स्केड्यूल गाइडिंग मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल। इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग के लिए हम एक मास्टर स्केड्यूल बनाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि कौन सी क्वांटिटी हम बना रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी हम बना रहे हैं, कितनी बनाएंगे और कब बनाएंगे। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके मास्टर स्केड्यूल में लिखा होता है। और मास्टर स्केड्यूल की मदद से मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल हमको बताता है कि हर एक, लेट्स से हमने डिसाइड कर लिया कि जो मॉडल ए के व्हीकल्स होंगे वो हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे, मास्टर स्केड्यूल से हमको पता चल गया। अब ये 1000 यूनिट्स कैसे बनेंगे, कब बनाए जाएंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज़, कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होंगे इस पर्टिकुलर 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए, वो डिसीजन हम मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल की मदद से लेते हैं, ठीक है। सो ऑपरेशनलाइज थ्रू मास्टर स्केड्यूल, ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म किए जाते हैं वो मास्टर स्केड्यूल के हिसाब से किए जाते हैं, जो गाइड करता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल को, ठीक है। देखो मास्टर स्केड्यूल हमको ओवरऑल प्रोडक्शन प्लान बताता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, कब बनाने वाले हैं, कितने बनाने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल हमको डिटेल्ड प्लान बनाता है कि अगर कोई भी शॉप फ्लोर है तो उसके अंदर क्या क्या टास्क होगा, क्या टाइमिंग होंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज हमको लगेंगे, ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप विद फैसिलिटी प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। आपका इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमारा फैसिलिटी प्लानिंग और स्केड्यूलिंग से अच्छा खासा रिलेशनशिप है। कैसे रिलेशनशिप है समझना। एग्रीगेट प्लानिंग हमको बता देता है कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है। फैसिलिटी प्लानिंग हमको बताता है कि कितने हमको फैसिलिटीज़ लगेंगी, कितनी मशीन्स लगेंगी ताकि हम ये प्रोडक्शन का गोल को अचीव कर पाएँ। और स्केड्यूलिंग हमको बताता है कि किस टाइम पे कौन सा टास्क परफॉर्म किया जाएगा ताकि हम ये गोल को अचीव कर पाएँ। तो तीनों चीज़ें एट लास्ट गोल को ही अचीव करने में लगी हुई हैं। जो एग्रीगेट प्लानिंग में गोल बनाया वो गोल को अचीव करने के लिए कितनी फैसिलिटी लगेगी वो फैसिलिटी प्लानिंग बनाएगा, कब कौन से टाइम पे कौन सा टास्क किया जाएगा ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्केड्यूलिंग बताएगा। इसीलिए ये जो तीनों चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं, ठीक है, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप रखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, गाइडलाइंस फॉर कैपेसिटी प्लानिंग। जब आप कैपेसिटी प्लान कर रहे हो तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जिसको हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। अगर आपको चीज़ों को इफेक्टिवली प्लान करना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला आता है पॉलिसी। स्टैब्लिश करो कॉर्पोरेट पॉलिसी फॉर कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है उन वेरिएबल्स के लिए आप कॉर्पोरेट पॉलिसी बनाओ। बताओ डिमांड हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। लेकिन कितने वर्कफोर्स लगाने हैं, कितना इन्वेंट्री रखना है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है। तो आपका एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए कि कैसे वर्कफोर्स को बढ़ाया जाएगा अगर रिक्वायरमेंट आ रही है तो, कैसे इन्वेंट्री को मेंटेन किया जाएगा हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, फोरकास्ट। आपको रिलायबल फोरकास्ट का इस्तेमाल करना है प्लानिंग प्रोसेस के लिए। देखो यार, कितनी यूनिट्स बनाना है ये फोरकास्ट से ही पता चलेगा, है ना, कि कितनी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, उसी के हिसाब से हम यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर सोर्स से आप लेके आओगे कि कितनी यूनिट्स बनाना है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिलायबल होनी चाहिए। लेट्स से आपने कोई ऐसी आलतू फालतू जगह से इन्फॉर्मेशन ले ली कि आपकी डिमांड जो है 1000 यूनिट्स की होगी, लेकिन एट लास्ट जब एक्चुअल में डिमांड आई तो वो 2000 की थी। कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा सोचो। हमने तो सिर्फ 1000 के हिसाब से प्लान किया था, लेकिन एक्चुअल में डिमांड जो है 2000 हो गई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया और इसकी वजह से आप पूरी डिमांड को मीट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी फोरकास्टिंग का मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो, फोरकास्टिंग का सोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो एक रिलायबल सोर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट,
यूनिट्स, प्लांट कैपेसिटी इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स, आप कितनी यूनिट्स बनाने वाले हो उसको आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि हम लेट्स से हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा व्हीकल हम बना रहे हैं तो उसकी हम 3000 यूनिट्स बनाने वाले हैं, ठीक। तो जितनी भी प्लांट की कैपेसिटी है उसको आप अप्रोप्रिएट यूनिट में यहाँ पे स्टैब्लिश करो। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि जो आपका अप्रोप्रिएट यूनिट है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही हो कि हम कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। आप अपनी कैपेसिटी को डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने आवर्स आप प्रोडक्शन करने वाले हो, उससे भी, है ना। तो आपको एक प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा कैपेसिटी ज़्यादा बेटर है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिसाइड करना या फिर आवर ऑफ वर्क के हिसाब से अपनी कैपेसिटी डिटरमाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कफोर्स, आपको एक स्टेबल वर्कफोर्स मेंटेन करना ज़रूरी है। भले कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज हो सकती है एग्रीगेट प्लानिंग में कि हमको ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत है, बट द थिंग इज जो है पहले वो तो कंसिस्टेंट रहने चाहिए ना। ऐसा पता चल रहा है कि आपके यहाँ जो है वही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्टेबल वर्कफोर्स मेंटेन करो। इन्वेंट्री, एक्सरसाइज करो कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, हमको जैसी रिक्वायरमेंट आ रही है, हमारी जैसी डिमांड की रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से हम हमारी इन्वेंट्री को फ्लक्चुएट कर पाने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अडॉप्टेबिलिटी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जिस हिसाब से प्लान कर लिया सिर्फ उसी हिसाब से काम हो रहा है। अगर डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप उसके हिसाब से चेंजेस कर पाने चाहिए। नेक्स्ट, डिमांड, रिस्पॉन्ड टू डिमांड सिस्टमैटिकली, डिमांड का आपको रिस्पॉन्ड देना है लेकिन सिस्टमैटिकली देना है। ऐसा नहीं कि डिमांड बढ़ गई तो सब हड़बड़ा रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, नहीं। आपका पहले से एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि अगर डिमांड बढ़ गई तो हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, कैसे उसको फुलफिल करने वाले हैं। इवैल्यूएशन, रेगुलरली असेस करो कि आपका प्लान कितना इफेक्टिव है। मतलब हमने चीज़ें प्लान कर ली, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया होगा, अब चेक करो कि प्लान कितना काम कर रहा है, एक्चुअल में उसके रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं कि नहीं, जितना हमने सोचा था उतना हमको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। फिक्स्ड फैसिलिटीज़, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपकी फिक्स्ड हैं, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि जो आपका एग्रीगेट प्लानिंग होता है उसके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ हम फिक्स रखते हैं, जैसे फैक्ट्री, मशीन्स, ये सारी चीज़ों को हम चेंज नहीं करते फॉर 3 months to 1 year पीरियड। मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग, अगर ये प्रॉपर्टीज देखोगे ना तो आपको लगेगा यार गाइडलाइंस ही तो पढ़ रहे हैं, सिमिलर ही पॉइंट्स आपको दिखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट मेजरमेंट रखो, है ना। आउटपुट एंड सेल्स को ओवरऑल यूनिट्स में आप बताओगे, जैसे हमने देखा व्हीकल की पूरे साल भर में मैं 3000 यूनिट्स व्हीकल के बनाने वाली हूँ। अब इसके अंदर कौन सा मॉडल है उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, पर आउटपुट एंड सेल्स हम ओवरऑल यूनिट्स में यहाँ पे मेजर करते हैं। रिलायबल फोरकास्ट, एक्सेप्टेबल फोरकास्ट फॉर अ रीजनेबल प्लानिंग पीरियड, यहाँ पे जो हम फोरकास्ट करते हैं वो रीजनेबल प्लानिंग पीरियड जो मैक्सिमम 1 year का होता है, और रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सोर्स से आपने फोरकास्ट कर लिया, आपका फोरकास्टिंग का जो सोर्स है वो भी रिलायबल होना चाहिए। कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करो और फिक्स करो रिलेवेंट कॉस्ट रिलेटेड टू फैसिलिटीज़, कि आपका रेंट कितना जाने वाला है, आपका डिप्रिसिएशन कितना जाने वाला है। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आपकी फैक्ट्री, मशीन्स, उनसे रिलेटेड जो भी टाइप का खर्चा है, फिक्स्ड खर्चा है, वो आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखना है। अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, कई बार ऐसा होता है ना कि हमने जितना प्लान किया उससे ज़्यादा हमको प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, तो अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ गया, जितना प्लान है उससे भी ज़्यादा, तो उस केस में आप कैसे उस डिमांड को मीट करोगे, उसके लिए आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होने चाहिए। लेट्स से डिमांड हमने सोची थी 1000 की, लेकिन 1000 ही है, पर समझ लो आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ख़राब हो गई, तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी अल्टरनेटिव होना चाहिए कि हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी ख़राब हो गई तो हम जल्दी से एक नई मशीन रेंट में ले सकते हैं। तो ये सारी डिसीजंस आपको अल्टरनेटिव्स पहले से फाइंड आउट करके रखने हैं अपने लिए। ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको प्रॉपर मॉडल्स, टूल्स की मदद लेनी चाहिए जिसकी मदद से आप सही डिसीजंस ले रहे हो। जैसे लेट्स से हम ना आगे जाके चैप्टर नंबर 4 में असाइनमेंट टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जॉब्स को असाइन किया जाता है टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ये भी एक टाइप का डिसीजन है, और इस डिसीजन को लेने के लिए हम एक मॉडल की मदद ले रहे हैं, एक टूल की मदद ले रहे हैं, दैट इज असाइनमेंट टेक्निक। तो डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट मॉडल की मदद लो और उसकी मदद से डिसीजंस मेक करो। यहाँ पे ये चीज़ें बोली जा रही हैं। फिक्स्ड फैसिलिटीज़, कंसिडर करो फिक्स फैसिलिटीज़ जो हमको चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कौन कौन सी फैक्ट्री, कौन कौन सा मशीन हमको लगेगा ताकि हम जो हमारा एग्रीगेट प्लानिंग पीरियड में ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट हो गया हमारा सारा थ्योरी, बहुत छोटा सा ही थ्योरी था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एबीसी कंपनी ने डेवलप किया है फोरकास्ट फॉर द ग्रुप ऑफ आइटम्स दैट हैज़ द फॉलोइंग डिमांड पैटर्न।
डिमांड आपको दिया हुआ है और क्यूमुलेटिव डिमांड दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, आप सेकेंड पीरियड में हो, सेकेंड क्वार्टर में हो तो इन दोनों को ऐड कर दोगे और उसको लिखोगे, थर्ड क्वार्टर में जाओगे तो तीनों को ऐड कर दोगे और फिर लिखोगे, फोर्थ क्वार्टर में जाओगे तो चारों को ऐड कर दोगे फिर लिखोगे। तो क्यूमुलेटिव इज लाइक टोटल, अभी तक का टोटल कितना है। द फर्म एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट 150 पर यूनिट टू इंक्रीज प्रोडक्शन रेट। अगर आपको प्रोडक्शन का रेट बढ़ाना है तो 150 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्शन का रेट डिक्रीज करना है तो 200 रुपये पर यूनिट खर्च करना पड़ेगा। 50 रुपीज़ पर यूनिट पर क्वार्टर हमको लगता है इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए। पर यूनिट अगर आप पर क्वार्टर कैरी करना चाहते हो तो 50 रुपीज़, एंड 100 पर यूनिट लगता है अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हो तो। आपको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ प्योर स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज क्या होती है हमने पहले ही देख लिया कि हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं। पहला वर्कफोर्स साइज को वैरी करो, दूसरा आवर्स को वैरी करो, तीसरा इन्वेंट्री लेवल को वैरी करो, चौथा सब कॉन्ट्रैक्ट कराओ। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसके अंदर आवर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है ना। या तो मैं वर्कफोर्स को वैरी कर सकती हूँ, या तो मैं इन्वेंट्री को वैरी कर सकती हूँ, या तो मैं सब कॉन्ट्रैक्ट को वैरी कर सकती हूँ। इसीलिए ये 3 सिचुएशंस को हम वहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला हम वर्कफोर्स का साइज वैरी कर रहे हैं, उसके लिए मैं पहले यहाँ पे जो क्वार्टर और डिमांड दिया हुआ है वो लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। डिमांड इज 270, 220, 470, 670, 450, 270, 200 एंड 370। हमारा अगर मेरे को प्रोडक्शन रेट चेंज करना है तो उस केस में क्या होगा, 150 पर यूनिट पे करना पड़ेगा अगर इंक्रीज करना है, 200 पर यूनिट पे करना पड़ेगा अगर डिक्रीज करना है। तो ये मोस्टली मेरे वर्कफोर्स के साइज के लिए दिया हुआ है कि अगर आप वर्कफोर्स इंप्रूव करोगे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए तो 150 पर यूनिट है, अगर वर्कफोर्स को डिक्रीज करोगे तो 200 पर यूनिट है। सिचुएशन नंबर 1, जो मैं इंक्रीज करूंगी मैं वो यहाँ लिखूंगी, अगर मैं कोई डिक्रीज कर रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगी, एंड एट द एंड मेरा टोटल कितना पड़ रहा है खर्चा मैं यहाँ लिखूंगी। ठीक, सो 270 अभी बना रही हूँ तो इस केस में कोई इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं करना पड़ेगा, अभी स्टार्ट ही मैंने इससे किया है ना। अब नेक्स्ट सिचुएशन में नेक्स्ट क्वार्टर में हम 220 यूनिट्स बना रहे हैं, तो मतलब मैंने क्या किया, 50 यूनिट से अब प्रोडक्शन को कम किया, 50 यूनिट से कम किया मतलब 200 रुपये आपका खर्चा पड़ जाएगा, है ना। तो 50 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज करने की वजह से खर्चा बढ़ गया। नेक्स्ट 470, अब आप इंक्रीज कर रहे हो, 220 से 470 कितना होता है, हम 250 यूनिट्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो 250 यूनिट्स इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज का करने का खर्चा है 150 रुपये। 250 इंटू 150 दैट इज इक्वल टू 37,500। नेक्स्ट 670, हमने फिर से इंक्रीज किया 200 यूनिट्स, 200 मल्टीप्लाइड बाय 150 दैट इज इक्वल टू 30,000। अब हमने डिक्रीज किया है तो 670 माइनस 450 कितना डिक्रीज हुआ है, 220 यूनिट्स। कितना चार्ज है डिक्रीज करने का, 200। सो ये हमारा हो जाता है 44,000। नेक्स्ट फिर से आप डिक्रीज कर रहे हो, 450 माइनस 270 दैट इज इक्वल टू 180। 180 यूनिट्स डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा यहाँ रिकॉर्ड होगा, है ना। और 200 रुपीज़ हमको पे करना पड़ेगा डिक्रीज के लिए पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू 36,000। फिर से डिक्रीज हो रहा है 70, 200, 14,000। फिर हम इंक्रीज कर रहे हैं 170 यूनिट्स, 150 के हिसाब से 25,500। ठीक है, अब यहाँ पे हम खर्चे लिख लेते हैं। यहाँ 10,000 हुआ, 37,500, 30,000, 44,000, 36,000, 14,000 एंड 25,500। अगर वर्कफोर्स साइज को आप वैरी करते हो तो इन टोटल पूरे क्वार्टर्स में हमको कितना खर्चा पड़ रहा है, 10,000, 37,500, 30,000, 44,000, 36,000, 14,000 एंड 25,500। दैट इज इक्वल टू 1,97,000 रुपीज़ का खर्च पड़ेगा आपको। मूविंग फॉरवर्ड, प्लान 2 जहाँ पे आप इन्वेंट्री लेवल को मूव कर रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल को वैरी कर रहे हैं। फिर से हम क्वार्टर और डिमांड की इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ। क्वार्टर और डिमांड की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। हम यहाँ पे प्रोडक्शन करने वाले हैं। प्रोडक्शन लेवल कितना है हमारा, अब इसको समझना यार,
जब आप इन्वेंट्री लेवल को वैरी करते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो कंसिस्टेंट करेंगे, भले डिमांड ऊपर नीचे होते रहे, है ना। तो हम प्रोडक्शन करने वाले हैं कंसिस्टेंट, भले डिमांड ऊपर नीचे होते जाए। तो इससे क्या होगा, अगर डिमांड लेट्स से 270 यूनिट्स की है, लेकिन मैं अभी 300 यूनिट्स बना रही हूँ, तो 270 की डिमांड को हम फुलफिल कर देंगे और बचा हुआ 30 यूनिट्स को हम इन्वेंट्री में रख लेंगे, है ना। सिमिलर वे में अगर डिमांड 250 यूनिट्स की है, मैं 200 यूनिट्स बना रही हूँ, तो इस केस में 50 जो है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ डिमांड की, तो ये किसकी मदद से होगा, ये इन्वेंट्री की मदद से होगा। मैं इन्वेंट्री पहले इतना मेंटेन करके रखूंगी ताकि मैं 50 यूनिट्स को फुलफिल कर पाऊँ। कैसे ये काम होता है समझना। सबसे पहली बात तो मुझे प्रोडक्शन लेवल निकालना पड़ेगा एवरेज, ताकि मैं जो भी क्वार्टर में प्रोडक्शन कर रही हूँ वो एवरेज करूँगी। इसके लिए आपको डिमांड का टोटल करना पड़ता है पहले। टोटल डिमांड 2920 की आ सकती है ना। टोटल डिमांड फॉर 8 क्वार्टर्स 2920 की है, तो इस 2920 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगी ताकि इक्वल प्रोडक्शन आ जाए हर एक क्वार्टर के लिए। 2920 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 365 यूनिट्स आपको प्रोडक्शन करने हैं। तो ये प्रोडक्शन सेम रहेगा जब आप इन्वेंट्री लेवल को वैरी कर रहे हो। डन। अगर मैं इतना प्रोडक्शन करती हूँ और इतना डिमांड है, तो इसकी वजह से चेंज कितना आ रहा है वो देखते हैं। इन्वेंट्री लेवल में कितना चेंज होगा। मैं प्रोडक्शन 365 कर रही हूँ, डिमांड 270 है, 365 माइनस 270 दैट इज इक्वल टू 95। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ले रहे हैं हमारा जो प्रोडक्शन है दैट इज सी माइनस बी, है ना। सिमिलर वे में 365 हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और 220 की डिमांड है, तो 145 यूनिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट सिचुएशन में 365 की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिमांड 470 की है, तो हमारा इन्वेंट्री कितना कम है, 105 यूनिट्स कम है। नेक्स्ट में 365 हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, 670 की डिमांड है, कितना कम है, 305 यूनिट्स कम है। नेक्स्ट 365 हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, 450 डिमांड है, 85 यहाँ पे डिफरेंस है। 365 प्रोडक्शन कर रहे हैं, 270 डिमांड है, तो 95 यहाँ पे हम पॉजिटिव हैं, यहाँ 165 पॉजिटिव है और लास्ट सिचुएशन में हम 5 नेगेटिव हैं। डन। ये तो हो गया चेंज इन इन्वेंट्री हर एक क्वार्टर के हिसाब से। पर एक बात बताओ यार, जो मेरा स्टार्टिंग वाले क्वार्टर में इन्वेंट्री पड़ा है, नेक्स्ट क्वार्टर में इन्वेंट्री पड़ा है, उसको मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ पे वही कैलकुलेट करने वाली हूँ कि टोटल इन्वेंट्री हमारे पास कितना है। इसको आप क्यूमुलेटिव इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि हम टोटल करने वाले हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। फर्स्ट में हमारे पास 95 ही था, नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे पास 95 प्लस 145, टोटल अब हो गया है 240। एज थर्ड क्वार्टर में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। 240 में से 105 माइनस किया, 135 का इन्वेंट्री अवेलेबल है। 135 में से 305 तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, है ना। 135 ही हम इस्तेमाल करेंगे, बचा 170 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया। नेक्स्ट सिचुएशन में 85 फिर से माइनस है, तो टोटल 255 की डिमांड ऐसी हो रही है जिसको हम मीट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट में आप पॉजिटिव आ गया है, तो 255 माइनस में है, प्लस करोगे 95 तो ये हो जाएगा 160 माइनस में। नेक्स्ट 165 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 5 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे एट लास्ट 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्यूमुलेटिव इन्वेंट्री से हमको क्या समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी इन्वेंट्री है, मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद सारा पीरियड में मेरा माइनस चल रहा है। माइनस मतलब मेरा प्रोडक्शन, मेरा इन्वेंट्री में जो यूनिट्स पड़े हुए हैं वो, ये दोनों मिलके मेरी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, है ना। कितनी डिमांड आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, मैक्सिमम आप 255 यूनिट्स तक फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। आई नो 170 भी नहीं फुलफिल हो रहा है, 160 भी नहीं फुलफिल हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है, 255। तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई 255 यूनिट्स जो है वो हमारी डेफिशिएंसी हो रही है। ये डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है पता है, स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में ही 255 यूनिट्स की इन्वेंट्री मेंटेन कर लेगी, है ना। सो इन्वेंट्री, एडजस्टेड इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ पे 255 यूनिट्स हम बिगिनिंग से ही मेंटेन करके चल रहे हैं। सो अगर आप 255 यूनिट्स बिगिनिंग से मेंटेन करके चलोगे तो क्या होगा, अब आपका एडजस्टेड इन्वेंट्री कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा, जितना भी आपका चेंज इन इन्वेंट्री है उसमें आप ये एडजस्टेड इन्वेंट्री को ऐड कर दोगे, तो 255 प्लस 95 कितना हो गया,
350 यूनिट्स मेरे पास पहले से अवेलेबल थे। फिर उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में मेरे पास 145 यूनिट्स और आ गए, तो टोटल हम आ गए सेकेंड क्वार्टर में 495 यूनिट्स पे। फिर थर्ड क्वार्टर में 105 यूनिट्स माइनस हो गया, तो 105 यूनिट्स हमारे यूटिलाइज हो गया, अब हमारे पास 390 यूनिट्स बचे। फोर्थ क्वार्टर में आपने 305 यूनिट्स इस्तेमाल कर लिए, अब आपके पास 85 यूनिट्स बचे। हमारा जो फिफ्थ क्वार्टर है उसमें 85 यूनिट्स इस्तेमाल कर लिए, तो एट लास्ट यहाँ पे 0 हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है 95 यूनिट्स, और इसके बाद 95 प्लस 165, 95 प्लस 165, अब हमारे पास बचा है 260 यूनिट्स, और लास्ट में हम 5 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एट लास्ट आपके पास कितना बच गया 255, जितना आपने स्टार्टिंग में डाला था। स्टार्टिंग में क्यों डाला? क्योंकि भाई अगर तुम स्टार्टिंग में नहीं डालते तो ये सारी डिमांड तुम्हारी हाथ से चले जाती है ना, और ये हम नहीं देना चाहते थे, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही इन्वेंट्री मेंटेन कर ली 255 यूनिट्स की। डन। अब इसके बाद खर्चा कितना होगा आपका, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का खर्चा होगा। इन्वेंट्री कितना कैरी कर रहे हैं हम वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, पर कॉस्ट कितना है 50 पर यूनिट पर क्वार्टर। आप कितनी इन्वेंट्री कैरी कर रहे हो, जितना आपने अभी कैलकुलेट किया कि हर एक मंथ का हमारा कितना इन्वेंट्री है। 350 यूनिट्स आप मेंटेन कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज इक्वल टू टोटल आपका 17,500 खर्च होगा फर्स्ट क्वार्टर के लिए। नेक्स्ट क्वार्टर में 495 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज 24,750। 395 multiplied by 50 is 390 multiplied by 50 is 19,500. 85 into 50 4250 0. 95 into 50 is 4750. 260 into 50 is 13,000 and 255 into 50 is 12,750. टोटल कर लो कितना कॉस्ट हो रहा है यहाँ पे 17,500, 24,750, 19,500, 4250, 4750, 13,000, 12,750, दैट इज इक्वल टू 96,500। अब ध्यान से देखना यार, हमने इसमें क्या किया फिर से समझा रही हूँ मैं, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल का कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। जब आप इन्वेंट्री लेवल को वैरी करते हो ना, तो उस केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो कंसिस्टेंट रहेगा। अगर प्रोडक्शन कंसिस्टेंट है तो उस केस में आपके पास इन्वेंट्री क्रिएट होती है ना। हमने प्रोडक्शन को कंसिस्टेंट कैसे किया, टोटल डिमांड देखी कि कितनी है, उसको जितने भी हमारे पास क्वार्टर से उससे डिवाइड कर दिया, और हमने प्रोडक्शन लेवल कंसिस्टेंट निकाल दिया। अब इसकी वजह से एज कंसिस्टेंट प्रोडक्शन लेवल मेंटेन कर रहे हो तो डिमांड और प्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस हो सकता है, तो कितना डिफरेंस है हमने वो कैलकुलेट किया कि कितना चेंज इन इन्वेंट्री हो रहा है। चेंज इन इन्वेंट्री निकालने से हमको पता चला कि कुछ ऐसे क्वार्टर्स हमारे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री कम हो जा रही है। तो हमने देखा कि इन टोटल कितनी की डेफिशिएंसी आ रही है। डेफिशिएंसी मैक्सिमम हमारे पास 255 यूनिट्स की आ रही है। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया, क्यूमुलेटिव इन्वेंट्री निकाली, जो इन्वेंट्री का चेंज हमने देखा था उसको यहाँ पे क्यूमुलेटिव कर लिया, टोटल करते गए क्वार्टर बाय क्वार्टर। फिर इसके बाद ये जो 255 हमको पता चला कि इतनी मैक्सिमम डेफिशिएंसी आ सकती है, उसको हमने बिगिनिंग में मेंटेन कर लिया ताकि ये डेफिशिएंसी अराइज ही ना हो। इसके बाद क्या हुआ, हमने कैलकुलेट किया एडजस्टेड इन्वेंट्री, जब हमारे पास 255 यूनिट्स अवेलेबल है बिगिनिंग में। एडजस्टेड इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका चेंज इन इन्वेंट्री है उसको आप 255 से प्लस करोगे। तो स्टार्टिंग में आपने 255 की ओपनिंग इन्वेंट्री मेंटेन की, जिसकी वजह से टोटल आपके पास कितना हो गया फर्स्ट क्वार्टर में 350। 255 प्लस 95 दैट इज 350। 350 आपके पास अवेलेबल था, आपने 145 अब एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, तो इसको भी ऐड कर दोगे तो 495 हो गया। 495 में से माइनस हो गया 105, एज इस बार हमारा प्रोडक्शन उसको मीट नहीं कर पा रहा था, तो अब मेरे पास कितना अवेलेबल है 390। सिमिलर वे में ये माइनस हुआ तो हमारे पास 85 अवेलेबल है, 85 माइनस हुआ तो 0 अवेलेबल है। अगर आप देखो तो एज हमने 255 यूनिट स्टार्टिंग में ऐड कर दिए, तो इससे क्या फ़ायदा मिला, अब हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं अराइज हो रही जहाँ पे हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, हम डिमांड को पूरा फुलफिल कर पा रहे हैं, बस हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज क्रिएट हो रही हैं। इस एक्स्ट्रा इन्वेंट्री का कितना खर्चा पड़ा हमने वो कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 96,500। तो इन्वेंट्री लेवल में प्रोडक्शन सेम रहेगा, इन्वेंट्री वैरी करेगी। ठीक, नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन हमारी हो सकती है सब कॉन्ट्रैक्ट की। सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो 100 रुपीज़ पर यूनिट पड़ेगा, है ना। सो क्वांटिटी और डिमांड पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ सब कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमको पहले पता होना चाहिए कि कितना सब कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग हम फॉलो कर रहे हैं
तो हम देखते हैं कि डिमांड में सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 200। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करेगी सिर्फ 200 यूनिट्स का हर एक पीरियड में, और बचे हुए जितनी भी एक्सेस क्वांटिटीज होंगी, एक्सेस यूनिट्स होंगे, उसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। सो प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन होगा 200 यूनिट्स एवरी क्वार्टर। अब एक्सेस यूनिट्स कैलकुलेट कर लो कि कितना एक्सेस हमारा डिमांड बच रहा है प्रोडक्शन के बाद भी। तो इसको कैसे कैलकुलेट होगा, डिमांड में से आप प्रोडक्शन को माइनस करोगे। सो 270 की डिमांड है, हम प्रोडक्शन सिर्फ 200 कर रहे हैं, तो 70 की डिमांड अभी भी फुलफिल नहीं हुई। यहाँ पे 20, यहाँ पे 270, यहाँ 470, यहाँ 250, यहाँ 70, यहाँ 0, यहाँ 170, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेस यूनिट्स हैं। अब ये एक्सेस यूनिट्स हम तो नहीं बना रहे, हम क्या करवाने वाले हैं, हम सब कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा कितना पड़ रहा है हमको, 100 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। सो खर्चा कितना हो जाएगा, 70 यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो 7000 हो गया, यहाँ 2000 हो गया, यहाँ 27,000, 47,000, 25,000, 7,000, 0, 17,000, टोटल कर लो। $1,32,000। तो हमने तीनों सिचुएशन के हिसाब से खर्चे निकाल लिए कि अगर आप वर्क फोर्स साइज को वैरी करते हो तो खर्चा हो रहा है 1,97,000। आप इन्वेंट्री को वैरी कर रहे हो तो 96,500। आप सब कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो तो 1,32,000। कौन सी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, 96,500 यूनिट्स बनाना। तो इसको आपको क्या करना है ना, एट द एंड आपको लिखना है कि आपने 3 प्लान लिया यहाँ पे, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। प्लान 1 में आपने वैरी किया वर्कफोर्स, प्लान 2 में आपने इन्वेंट्री लेवल वैरी किया, और प्लान 3 में आपने सब कॉन्ट्रैक्ट कराया। प्लान 1 में कितना खर्चा आया आपका, 1,97,000। 2 में हमारा खर्चा है 96,500 एंड लास्ट में है 1,32,000। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, इट्स बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरी इन्वेंट्री लेवल। क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें हमको सबसे ज़्यादा खर्चा कम पड़ रहा है। डन। सो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बहुत ही सिंपल है। वर्कफोर्स साइज सब कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन उसी की मदद से कैलकुलेशन की, लेकिन जो इन्वेंट्री लेवल था वो एक इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। एक फर्म है जिसने डेवलप किया है फोरकास्ट यूनिट्स फॉर एन आइटम विच हैज़ अ डिमांड इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनल फैक्टर्स। हमको डिमांड दी हुई है और हर एक मंथ में हम कितना दिन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसके अंदर आप डेली डिमांड रिक्वायरमेंट शो कर रहे हो कि डेली हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स है। तो कैसे शो करेंगे बताओ, मैंने यहाँ लिख दिया मंथ, फोरकास्टेड डिमांड और प्रोडक्शन डेज। मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मेरे को डेली डिमांड कितनी है। डेली डिमांड, अगर आपके पास पूरे महीने का फोरकास्टेड डिमांड दिया हुआ है, आपके पास कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर मंथ में, वो दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेली डिमांड निकालने के लिए जितना भी फोरकास्टेड डिमांड है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन डेज हैं। तो हर एक दिन के हिसाब से 10 यूनिट्स का डिमांड है, ठीक। सिमिलर वे में नेक्स्ट कैलकुलेट करो, 90 डिवाइडेड बाय 18 इज 5 यूनिट्स, 210 डिवाइडेड बाय 21 इज 10 यूनिट्स, 396 डिवाइडेड बाय 22 इज 18, 616 divided by 22 is 28, 700 divided by 20 is 35, 378 divided by 21, 18. Next, 220 divided by 22 is 10, 10, 115 divided by 23, 5, 95 divided by 19 is 5 and 260 divided by 20 is 13. Done. तो हमने हर एक दिन का डेली डिमांड निकाल दिया, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोला गया था। नेक्स्ट बोला जा रहा है प्रोडक्शन रेट निकालो टू मीट एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड मीट करने के लिए क्या प्रोडक्शन रेट होना चाहिए वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले तो ये देखो भाई डिमांड कितनी है। टोटल डिमांड है हमारी 220 प्लस 90 प्लस 210 प्लस 396 प्लस 616 700 378 220 200 115 95 एंड 260। टोटल हमारी डिमांड है 3,500 की। हमारे पास डेज कितने अवेलेबल हैं टोटल,
22 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 22 20 21 22 20 23 19 एंड 20। टोटल हमारा डेज अवेलेबल है 250। ठीक है, तो 3500 यूनिट्स आपकी डिमांड है, 250 दिन आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड कैसे निकलती है, तो जितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो उसको आप प्रोडक्शन डे से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज डिमांड निकल जाएगी, है ना। सो 3500 यूनिट्स है हमारे पास, 250 दिन है, तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आ रहा है 14 यूनिट्स पर डे। ये आपकी एवरेज डिमांड है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो डिटरमाइन करो मंथली इन्वेंट्री बैलेंस रिक्वायर्ड टू फॉलो अ प्लान। जहाँ पे आपका कंस्टेंट वर्कफोर्स है, कोई भी आइडल टाइम और ओवर टाइम नहीं है, कोई बैक ऑर्डर नहीं है, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कोई कैपेसिटी एडजस्टमेंट नहीं है। आपको पता करना है मंथली इन्वेंट्री बैलेंस कितना होगा, है ना। तो मतलब आपको क्या फॉलो करना है, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में इन्वेंट्री लेवल को वैरी करने के लिए फॉलो किया था कि हम प्रोडक्शन कंसिस्टेंट रखेंगे, किसको चेंज करेंगे, बस हमारे इन्वेंट्री को चेंज करेंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करना है, हम प्रोडक्शन कंस्टेंट रखने वाले हैं। कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हमको चाहिए होता है टोटल डिमांड और टोटल प्रोडक्शन डेज। इसको डिवाइड करके आप एवरेज प्रोडक्शन निकाल सकते हो, जो हमने पहले ही निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि हमको 14 यूनिट्स पर डे बनाने की ज़रूरत है ना। तो अगर मैं 14 यूनिट्स पर डे बनाऊंगी, जनवरी के अंदर मेरे पास 22 डेज हैं, 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 दैट इज इक्वल टू 308। सिमिलर वे में आप आगे के डेज, आगे के मंथ्स के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यूज आएंगी 252, 294, 308, 308, 280, 20 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज 280। नेक्स्ट 294, 308, 280, 322, 266 एंड लास्ट इज 280। डन। तो मैंने सारे प्रोडक्शन लिख लिए कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। अब क्या करने वाले हैं, हम प्रोडक्शन को डिमांड से कंपेयर करके देखेंगे कि अगर मैं 308 यूनिट्स बना रही हूँ लेकिन डिमांड कितनी है 220, 308 माइनस 220 दैट इज इक्वल टू 88 यूनिट्स मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैं 252 यूनिट्स बना रही हूँ, डिमांड है 90 यूनिट्स की, तो 162 मेरे पास एक्स्ट्रा है। 294 माइनस 210 हमारे पास 84 यूनिट्स एक्स्ट्रा हैं। 308 हमने प्रोड्यूस किया जबकि डिमांड थी 396 यूनिट्स की, तो 88 हमारे पास यहाँ पे डेफिशिएंसी है। 308 माइनस 616 308 की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट 280 माइनस 700 डेफिशिएंसी है 420 की। 294 माइनस 378 84 यहाँ डेफिशिएंस है। 308 माइनस 220 दैट इज इक्वल टू 88 यहाँ पॉजिटिव आया, 80 पॉजिटिव। 322 माइनस 115 इज 207। नेक्स्ट 266 माइनस 95 इज 171 एंड 20। ठीक है, तो हमने इन्वेंट्री का चेंज देख लिया। अब इसको क्यूमुलेटिवली देखते हैं, क्यूमुलेटिव इन्वेंट्री चेंज कितना है। 88 प्लस 162 इज 250 प्लस 84 इज 334। तो मेरे पास मार्च महीने तक 334 की इन्वेंट्री अवेलेबल थी, लेकिन अप्रैल में हमारे पास डेफिशिएंसी हुई जिसके कारण हमारे पास जो इन्वेंट्री था उससे हमको निकालना पड़ा। कितने यूनिट्स, 88 यूनिट्स, तो अब मेरे पास 246 यूनिट्स हैं। फिर मई में भी हमारे पास डेफिशिएंसी हो रही है 308 की, तो हम अपने इन्वेंट्री से निकाल के देंगे। अब मेरे पास इन्वेंट्री में ही 62 यूनिट्स नेगेटिव हो गए। अब फिर से मेरी डिमांड है 420 जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस 482। नेक्स्ट माइनस 84 दैट इज इक्वल टू माइनस 566। तो टोटल माइनस 566 तक हम पहुंच गए। फिर उसके बाद मेरी डिमांड पॉजिटिव है, तो 88 माइनस 478 प्लस 80 इज माइनस 398 प्लस 207 माइनस 191 प्लस 171 इज माइनस 20 एंड एट लास्ट 0। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कितने मैक्सिमम इन्वेंट्री का आपके पास डेफिशिएंसी आ रहा है। तो 566 यूनिट्स का डेफिशिएंसी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही 566 यूनिट्स मेंटेन करके चलेंगे। इन्वेंट्री ये हमारा एडजस्टेड इन्वेंट्री है विथ 566 यूनिट्स इन बिगिनिंग।
बिगिनिंग में अगर मैं 566 यूनिट्स रख रही हूँ तो उस केस में 566 प्लस 88 कितना इन्वेंट्री हो गया? 654। 654 आपके पास है और नया 162 आ गया फरवरी के महीने में, तो 654 प्लस 162 दैट इज इक्वल टू 816। फिर से नया इन्वेंट्री आ गया 84 का, तो ये हो गया 900 माइनस, अब 88 माइनस होने वाला है तो हमारे पास बचा 812, फिर 308 माइनस हो रहा है तो 504 बचा, माइनस 420 दैट इज इक्वल टू 84 बचा, 84 माइनस 84 जीरो हो गया, फिर 88 आया, 88 प्लस 80 इज 168 प्लस 207 दैट इज इक्वल टू 375 प्लस 171 इज 546 एंड एट लास्ट हमारे पास आ गया 566 जो आपने स्टार्टिंग में मेंटेन करा था। डन। तो हमने मंथली इन्वेंट्री बैलेंस कैलकुलेट कर लिया कि कितना हमको मेंटेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फर्म हैज़ डिटरमाइंड दैट टू फॉलो अ प्लान ऑफ मीटिंग डिमांड बाय वेयरिंग द साइज ऑफ द वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी। तो पहले हम क्या फॉलो कर रहे हैं? वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी को वैरी करने का, जिसके लिए हमको हायर करना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, और इसका कॉस्ट 12,000 पड़ेगा। मतलब वर्कफोर्स साइज को वैरी करने से जितना खर्चा पड़ेगा वो आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, तो ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोल रहा है कि यूनिट कॉस्ट 100 रुपीज़ का है, कैरिंग कॉस्ट 20% है ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू, स्टोरेज कॉस्ट है बेस्ड ऑन मैक्सिमम इन्वेंट्री 0.90 पर यूनिट। आपको बताना है कि कौन सा प्लान से ज़्यादा खर्चा कम हो रहा है, इन्वेंट्री लेवल को वैरी करके या एम्प्लॉयमेंट को वैरी करके। प्लान 1 इन्वेंट्री लेवल को वैरी करना है, प्लान 2 एम्प्लॉयमेंट को वैरी करना है। तो एम्प्लॉयमेंट को वैरी करने वाला तो खर्चा ही नहीं निकालना हमको, डायरेक्ट 12,000 का खर्चा हम लिख लेते हैं कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट वैरी करूंगी तो उससे 12,000 का खर्चा पड़ेगा। नेक्स्ट हमको देखना है कि इन्वेंट्री लेवल वैरी करने से कितना खर्चा पड़ेगा। तो इन्वेंट्री लेवल का हमने यहाँ पे इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लिया। अब इसको वैरी करने से खर्चा कितना पड़ रहा है समझो। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको खर्चा पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट का और स्टोरेज कॉस्ट का। इन्वेंट्री के अंदर कैरिंग कॉस्ट भी आता है और उसको स्टोर करने का खर्चा भी आता है। कैरिंग कॉस्ट आपको पड़ेगा 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू कितनी है और उसका मैं 20% कैलकुलेट करूंगी। स्टोरेज कॉस्ट आपका निकलेगा मैक्सिमम इन्वेंट्री के ऊपर। जो इन्वेंट्री किसी भी पीरियड में आपका एक मैक्सिमम इन्वेंट्री आया होगा, उस मैक्सिमम इन्वेंट्री के ऊपर आपको 0.90 पर यूनिट चार्ज करना है। ठीक है, सो इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर हमारे पास दो खर्चे हैं, पहला कैरिंग कॉस्ट, दूसरा है स्टोरेज का खर्चा। कैरिंग कॉस्ट के लिए मुझे एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? तो आपका टोटल इन्वेंट्री कितना है, जो आपका आपने एडजस्टेड इन्वेंट्री कैलकुलेट किया ना, उसका आप टोटल करोगे, ये वैल्यू आएगी 5513। तो टोटल इन्वेंट्री 5513 है। कितने मंथ्स के लिए आप मेंटेन कर रहे हो? 12 मंथ्स के लिए। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 460 यूनिट्स। ठीक है, और साथ साथ हमको स्टोरेज कॉस्ट के लिए कौन सी इन्वेंट्री चाहिए? मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैक्सिमम इन्वेंट्री आप कौन सी केस में मेंटेन कर रहे हो? देखो इसमें से कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है? 900 मैक्सिमम है, तो ये हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक, तो कैरिंग कॉस्ट आपको निकालना है एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर, 460 यूनिट्स की है। इसका कितना लेना है आपको? 100 रुपीज़ आपका कॉस्ट है पर यूनिट का, प्रोडक्शन का, उसका हम 20% लेंगे। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट आपको बोला गया 0.90 पर यूनिट है। 900 यूनिट्स आप मेंटेन कर रहे हो, 0.90 पर यूनिट आपका खर्चा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो 460 इंटू 100 का 20% इज़ 9200 एंड 900 का 90% इज़ 810। टोटल कर लो, 9200 प्लस 810 दैट इज इक्वल टू 10,010। तो कौन सा वाला प्लान ज़्यादा बेटर है? प्लान 1 के अंदर आपके पास 10,010 खर्चा आ रहा है, प्लान 2 में आपके पास खर्चा 12,000 का आ रहा है, तो हमारे लिए प्लान 1 ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सपोज द फर्म विशेज टू इन्वेस्टिगेट 2 अदर प्लान्स। हमको 2 अदर प्लान भी दिया हुआ है यहाँ पे। अ थर्ड प्लान इज टू प्रोड्यूस एट 10 यूनिट्स पर डे। हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? 10 यूनिट्स पर डे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रोडक्शन फॉलो किया जा रहा है। और आपको सब कॉन्ट्रैक्ट कराना है, एडिशनल रिक्वायरमेंट जो भी आएगी वो आप सब कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, जिसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 107 पर यूनिट। एनी एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्रीज कैरी फॉरवर्ड एट 20% ऑफ कैरिंग कॉस्ट।
जो भी इन्वेंट्री आपकी एक्यूमुलेट होगी, क्योंकि आप 10 यूनिट्स पर डे बना रहे हो तो उसके हिसाब से इन्वेंट्री एक्यूमुलेट हो सकती है। तो जितनी भी इन्वेंट्री आपकी एक्यूमुलेट होगी वो 20% ऑफ कैरिंग कॉस्ट से आप कैरी करोगे फॉरवर्ड। फोर्थ प्लान है हमारे पास जहाँ पे आपको प्रोड्यूस करना है स्टडी रेट ऑफ 10 यूनिट्स पर डे। फोर्थ प्लान क्या है बाद में देखते हैं, है ना। पहले थर्ड प्लान को पूरा लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर करनी है हमको। थर्ड प्लान में हमको बोला गया है प्रोडक्शन होगा 10 यूनिट्स पर डे का, और आप सब कॉन्ट्रैक्ट कराओगे जो भी एक्सेस यूनिट्स होंगे, किसके कितने पे, 107 रुपीज़ पर यूनिट पे। एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री जो भी आएगा उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, किसके हिसाब से, 20% ऑफ कैरिंग कॉस्ट के हिसाब से। यहाँ पे कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं है इन्वेंट्री का। डन। सो अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना, 10 यूनिट्स पर डे, प्रोडक्शन 10 यूनिट्स पर डे, तो इसके हिसाब से टोटल प्रोडक्शन हर एक महीने का कितना हो जाएगा, 22 यूनिट्स, 22 डेज है यहाँ पे। 10 यूनिट्स एक दिन में बनाओगे तो 220 यूनिट्स बनाओगे, 180 यूनिट्स, 210, 220, 220, 200, 210, 220, 200, 230, 190 एंड 200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। अब इसके हिसाब से मेरी इन्वेंट्री में कितना चेंज आएगा, देखो चेंज इन इन्वेंट्री। मेरी डिमांड है 220 की, मैंने बनाया 220, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। मैंने प्रोडक्शन किया 180 का, डिमांड सिर्फ 90 की है, तो 90 यहाँ पे चेंज आया, पॉजिटिव चेंज है। मैंने प्रोडक्शन किया 210 यूनिट्स का, मेरे पास डिमांड भी 210 यूनिट्स की है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। 220 मैंने प्रोड्यूस किया, 396 मेरे पास डिमांड है, 220 माइनस 396 दैट इज इक्वल टू 176, यहाँ पे माइनस में आ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन आपने कम किया और डिमांड ज़्यादा है। 220 प्रोड्यूस कर रहे हो, 616 की डिमांड है, तो यहाँ पे 396 माइनस में है। 200 प्रोड्यूस कर रहे हो, 700 की डिमांड है, तो 500 माइनस में है। 210 प्रोड्यूस कर रहे हो, 378 की डिमांड है, 168 माइनस में है। यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो। 230 हमने प्रोड्यूस किया, माइनस 115 यहाँ पे अवेलेबल है। 190 आपने प्रोड्यूस किया, 95 की डिमांड है, तो 95 आपका यहाँ पे इन्वेंट्री बन जाएगा। और एट लास्ट 200 आप प्रोड्यूस कर रहे हो जबकि डिमांड 260 की है, तो 60 माइनस हो जाएगा। डन। तो अगर आप देखो तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ पे आ रही हैं, पॉजिटिव वैल्यू फरवरी में है, अक्टूबर में है, नवंबर में है। तो ये ऐसे पीरियड्स हैं जहाँ पे मेरे को इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, पर बाकी सारे पीरियड्स में नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग होगा, है ना। अब एक बात सोचो यार, ऐसा तो नहीं है ना कि हम इसी पीरियड में ये पूरा प्लान फॉलो कर रहे हैं, हमने पिछले पीरियड में भी किया होगा, पिछले साल भी किया होगा। इन दैट केस पिछले साल के अक्टूबर में, पिछले साल के नवंबर में, स्टार्टिंग से सोचते हैं फरवरी से, पिछले साल के फरवरी में 90 की यूनिट्स बची होंगी, है ना। तो 90 की यूनिट्स बची होंगी जो तो इस्तेमाल हो गई होगी अप्रैल में ही आके, क्योंकि अप्रैल में माइनस 176 है। लेकिन अगर आप सोचो तो अक्टूबर और नवंबर की जो इन्वेंट्री है उसका तो सिर्फ 60 ही इस्तेमाल होने वाला है दिसंबर में, तो एट लास्ट मेरे पास अक्टूबर और नवंबर की इन्वेंट्री तो बच गई होगी, है ना। तो प्रीवियस पीरियड में हमारा इन्वेंट्री एट एंड कितना बच गया होगा, इन्वेंट्री बच गया होगा 115 अक्टूबर का, 95 नवंबर का, लेकिन 60 दिसंबर में इस्तेमाल हो गया, तो मेरे पास कितना बचा, 115 प्लस 95 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 150 यूनिट्स मेरे पास बचे होंगे। ये यूनिट्स क्यों बचे समझना, क्योंकि जो भी आपका ये माइनस वाला आ रहा है वो तो पहले आ रहा है, पहली बात तो वो अप्रैल मई जून जुलाई में आ रहा है, और जितना भी माइनस आ रहा है ये सब तो सब कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले हो, तो ये सब तो इससे फुलफिल नहीं हो सकते, तो ये सारी इन्वेंट्री हमारी बच जाएगी। ये इन्वेंट्री जो बच रही है वो इस पीरियड की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, क्योंकि पिछले पीरियड में जो आपका क्लोजिंग बच गया वो इस पीरियड में क्या बनता है, ओपनिंग इन्वेंट्री बनता है। इन दैट केस क्या होगा समझना, हमारे पास कौन कौन से महीने में अब इन्वेंट्री आ गई, पहला जनवरी में आ गई क्योंकि इनिशियली 150 ऐड हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री के नाम पे, दूसरा फरवरी में आ गया क्योंकि फरवरी में पॉजिटिव था हमारे पास, और तीसरा अक्टूबर, चौथा नवंबर में हमारे पास इन्वेंट्री है, अक्टूबर और नवंबर। इन्वेंट्री कितनी हमको कैरी करनी है, हमारे पास 150 यूनिट्स है तो उसको कैरी करेंगे। फरवरी में हमको कितनी यूनिट्स कैरी करनी है, 90। अक्टूबर में हमारे पास है 115 और नवंबर में है 95। ठीक है, कब तक इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी, जो जनवरी की इन्वेंट्री है वो मैं कब तक कैरी करूंगी, पूरे टाइम तक कैरी करने वाले हूँ क्या, आंसर इज नो।
हमारा जो प्रोडक्शन है और डिमांड है वो मैच नहीं कर रहा है आगे जाके, है ना, हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और डिमांड ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में देखो आज यहाँ पे -176 है, तो मेरे पास जो 150 की इन्वेंट्री पड़ी है मैं उसको यहाँ इस्तेमाल कर लूँगी, है ना। तो 150 पूरा इस्तेमाल हो जाएगा कौन से महीने में, अप्रैल महीने में। तो मेरे को ये 150 कब तक कैरी करना है, 150 यूनिट्स को आपको कैरी करना है टू अप्रैल। सिमिलर वे में ये 90 यूनिट्स के लिए सोचो जो फरवरी में पड़े हुए हैं आपके पास। तो पहली बात तो मेरे पास स्टार्टिंग में 150 यूनिट्स थे, मैंने अप्रैल के महीने में उसको इस्तेमाल कर लिया, पर क्या अभी अप्रैल का पूरा डिमांड फुलफिल हो गया है क्या, नहीं, अभी भी हमारे पास यहाँ पे 150 आप फुलफिल कर दोगे तो 26 यूनिट्स की डिमांड बच रही है। इन दैट केस जो फरवरी का 90 यूनिट्स है उसमें से 26 आपका अप्रैल में इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। सो 26 यूनिट्स टू अप्रैल आप लेके जाओगे और बचे कितने, 90 - 26 दैट इज इक्वल टू 64 यूनिट्स अभी मेरे पास और बचा है। लेकिन अगर आप देखो तो मई में फिर से डिमांड नेगेटिव हो गई है, डेफिशिएंसी है हमारे पास, तो इस केस में ये 64 यूनिट्स यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे। तो जो आपके 64 यूनिट्स बचे फेब वाले उसको आप लेके जाओगे मई तक। सिमिलर वे में अगर हम अक्टूबर की इन्वेंट्री को देखें जो 115 यूनिट्स की है, इसको मैं कब तक लेके जाऊंगी, इसको मैं दिसंबर में इस्तेमाल कर लूँगी 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स दिसंबर में इस्तेमाल करने के बाद भी मेरे पास कुछ बच जाएगा, 115 - 60, जो 55 यूनिट्स बचे वो 55 यूनिट्स को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 60 यूनिट्स आप लेके जाओगे दिसंबर तक, और जो आपके 55 यूनिट्स एक्स्ट्रा बचे ये 55 यूनिट्स आप ईयर एंड तक लेके जाओगे। सिमिलर वे में जो नवंबर वाला है वो तो इस्तेमाल ही नहीं होने वाला, क्योंकि ये 60 यूनिट्स का जो नेगेटिव है उसको फुलफिल करने के लिए हमने अक्टूबर वाली यूनिट्स को इस्तेमाल किया था, उसके बाद भी अक्टूबर में 55 यूनिट्स बच गए, तो जो नवंबर वाला है वो तो पूरा का पूरा बच जाएगा ईयर एंड पे, है ना। सो नवंबर में 95 यूनिट्स जो हैं वो आप ईयर एंड तक लेके जाओगे। कितने नंबर ऑफ मंथ्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो स्टार्टिंग की जो इन्वेंट्री है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने कैरी फॉरवर्ड हो रही है, क्योंकि अप्रैल में तो ये इस्तेमाल हो जाएगा। सिमिलर वे में जो फरवरी की इन्वेंट्री है वो पहले तो अप्रैल तक इस्तेमाल हो रही है 26 यूनिट्स, तो फरवरी मार्च 2 महीने आपको लेके जाना है, अप्रैल में वो इस्तेमाल हो जाएगी। ये वाली मई में इस्तेमाल हो रही है 64 यूनिट्स, तो इनके लिए अगर आप देखो तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने आपको कैरी करना है। अक्टूबर वाली इन्वेंट्री दिसंबर में इस्तेमाल हो जा रही है, तो अक्टूबर, नवंबर 2 महीने हमको कैरी करना है। अक्टूबर वाली इन्वेंट्री ईयर एंड तक जा रही है, तो उसके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे 3 महीने हमको कैरी करना पड़ेगा, है ना। नवंबर वाली इन्वेंट्री ईयर एंड तक जा रही है, तो नवंबर, दिसंबर 2 महीने पूरा कैरी आप करोगे, ठीक। अब अगर आप देखो तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितना है, 20% है। 20% किसका कैलकुलेट किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट कितने का रखा हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारा 100 रुपये पर यूनिट, तो 100 रुपये पर यूनिट का 20% अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 100 रुपये पर यूनिट का 20% दैट इज इक्वल टू ₹20 पर यूनिट। पर हमको ना मंथ वाइज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं वो मंथ वाइज कर रहे हैं। ये जो आपका कैरिंग कॉस्ट आया है वो पूरे ईयर का आया है। अगर आप एक यूनिट को पूरे साल भर रखते हो तो 20 रुपये पर यूनिट पड़ता है, लेकिन हमको मंथ वाइज चाहिए तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 12, मेरा खर्चा यहाँ पे आता है 1.67 का। तो मेरे को यहाँ पे पता चल गया मेरा जो कॉस्ट है वो है 1.67 पर यूनिट का पर मंथ के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखो ये जो 150 यूनिट है मैं 3 महीने के लिए मेंटेन कर रही हूँ, तो 150 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 1.67 हम यहाँ पे करेंगे, ताकि हमको इस वाली इन्वेंट्री का इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पता चल जाए। दैट इज इक्वल टू 750। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास 26 यूनिट्स हम 2 महीने के लिए लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.67 दैट इज इक्वल टू 87। नेक्स्ट 64 यूनिट्स हम 3 मंथ्स के लिए लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.67 दैट इज इक्वल टू 320। 60 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 is 200. 55 multiplied by 3 multiplied by 1.67 is 275, and last 95 multiplied by 2 multiplied by 1.67 is 317. डन। टोटल कर लो, 750 प्लस 87 प्लस 320 200 275 प्लस 317 दैट इज इक्वल टू 1949। तो टोटल खर्चा हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड है
1949। पर एक बात नोटिस करो यार, हमारे प्लान नंबर 3 में क्या सिर्फ हम इन्वेंट्री का खर्चा बेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, हम सब कॉन्ट्रैक्ट भी कराने वाले हैं 107 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो हमको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि जो हमको प्रोडक्शन हम कराते हैं तो उस केस में 100 यूनिट्स का खर्चा, 100 रुपीज़ पर यूनिट खर्चा पड़ता है प्रोडक्शन करने का। आप सब कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो तो कितना खर्चा पड़ रहा है? 107 यूनिट्स पड़ रहा है। मतलब डिफरेंस कितना है? 7 यूनिट, 7 रुपये पर यूनिट का। हम ये डिफरेंस बात क्यों कंसिडर कर रहे हैं समझना। अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्ट ना करा के मैं प्रोडक्शन करती पूरे यूनिट्स का, क्योंकि मेरे को तो डिमांड फुलफिल करनी है, या तो मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगी या तो मैं खुद प्रोड्यूस करूंगी। मैं खुद प्रोड्यूस करती तो 100 रुपये का खर्चा पड़ता, लेकिन अभी मैं उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करा रही हूँ तो कितना खर्चा पड़ रहा है? 107। इन दैट केस कितना खर्चा बढ़ा? सब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये एक्स्ट्रा बेयर करने पड़े। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हम कितना खर्चा कंसिडर करेंगे? सिर्फ 7 रुपये का खर्चा कंसिडर करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग आप कितने यूनिट्स के लिए कराओगे? तो अगर आप देखो तो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था कि हम टोटल 3500 यूनिट्स हमारी डिमांड है। 3500 यूनिट्स की डिमांड है। टोटल हम कितने दिन प्रोडक्शन कर रहे हैं? हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 250 दिन के लिए। और पहले ही आपको प्लान नंबर 3 में बोल दिया है कि आप हर एक दिन 10 यूनिट्स बनाओगे। तो मैं कितने यूनिट सब कॉन्ट्रैक्ट कराने वाली हूँ? 3500 माइनस 2500 दैट इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स ऐसे हैं जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले हैं। हर एक यूनिट पे कितना खर्चा पड़ेगा? 7 रुपये पर यूनिट। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का खर्चा कितना हो गया? 7000 रुपये। इस प्लान का जो हम प्लान नंबर 3 में सब कॉन्ट्रैक्टिंग और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन कर रहे हैं, उस केस में मेरा खर्चा टोटल कितना पड़ रहा है? 7000 रुपये प्लस 1949 दैट इज इक्वल टू 8949 आपका टोटल कॉस्ट पड़ा जब आप प्लान नंबर 3 फॉलो कर रहे हो। ठीक, तो प्लान नंबर 3 भी हो गया। अब हम जा रहे हैं लास्ट प्लान के ऊपर, दैट इज प्लान नंबर 4, जहाँ पे दिया हुआ है कि 4th प्लान में आप प्रोड्यूस करने वाले हो एट अ स्टीडी रेट ऑफ 10 यूनिट्स पर डे। जैसा आप 3rd प्लान में कर रहे थे कि आप 10 यूनिट्स पर डे बना रहे हो, वैसा ही आप 4th प्लान में करने वाले हो। लेकिन वहाँ पे आप सब कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप ओवर टाइम का इस्तेमाल करने वाले हो एडिशनल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। ओवर टाइम का प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज़ पर यूनिट। एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री इज अगेन कैरी फॉरवर्ड एट 20% ऑफ कॉस्ट। तो मतलब इन्वेंट्री वाला जो है वो सारी चीज़ें सेम है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपका प्रोडक्शन भी 10 यूनिट्स पर डे हो रहा है और इन्वेंट्री का कॉस्ट भी 20% पड़ रहा है ना। इन दैट केस जो इन्वेंट्री की कैलकुलेशन मैंने 3rd प्लान में की वही सेम मैं 4th प्लान में इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ें तो सारी सेम है। अब अगर आप ओवर टाइम में फोकस करो तो हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर देखा था कि 107 का खर्चा था, पर प्रोडक्शन में तो 100 पड़ रहा था ना। तो डिफरेंस कितना था? 7 रुपये पर यूनिट का, वही हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग में लेके गए। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम ओवर टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ओवर टाइम में जो प्रीमियम लग रहा है वो 10 रुपये पर यूनिट है। ओवर टाइम के समय सिर्फ 10 रुपये पर यूनिट नहीं देने वाली मैं एम्प्लॉयज़ को। मैं एम्प्लॉयज़ को लेट से 200 देती थी नॉर्मली, लेकिन जब मैं ओवर टाइम करा रही हूँ तो उनको 210 रुपये दे रही हूँ। तो प्रीमियम जब बोला जा रहा है तो सिर्फ एक्स्ट्रा खर्चे की ही बात हो रही है। यहाँ पे आपका नॉर्मल वाला खर्चा तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो यहाँ पे किसी से माइनस करने की जरूरत नहीं, हम ये 10 रुपये पर यूनिट वाला ही खर्चा लेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्लान नंबर 4 इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन 10 यूनिट्स पर डे होगा, ओवर टाइम एडिशनल आप 10 रुपये पर यूनिट पे करा रहे हो एडिशनल प्रीमियम पे, और एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री का जो कैरी फॉरवर्ड का कॉस्ट है वो 20% ऑफ कैरिंग कॉस्ट। तो इस केस में इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो सेम रहेगा जैसा प्लान नंबर 3 में था, तो ये 1949 हम यहाँ पे ले लेंगे। हमारा ओवर टाइम का खर्चा यहाँ पे चेंज होगा। ओवर टाइम कब कराने की ज़रूरत है? जब आपकी डिमांड आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो प्रोडक्शन से। हमारी डिमांड कितनी थी? 3500 यूनिट्स की। कितने दिन हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? 250 दिन मल्टीप्लाइड बाय हर एक दिन हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 10 यूनिट्स पर डे। तो इसके हिसाब से 1000 यूनिट्स ऐसी आ रही हैं जहाँ पे मेरे को ओवर टाइम कराना पड़ेगा। 1000 यूनिट्स के लिए ओवर टाइम कराओगे, हर एक यूनिट पे कितना ओवर टाइम का प्रीमियम दे रहे हो? 10 रुपये का। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 10,000। अब इसके हिसाब से अगर आप टोटल कॉस्ट निकालो फॉर प्लान 4, तो इसके अंदर इन्वेंट्री का कॉस्ट आ जाएगा 1949 और ओवर टाइम का खर्चा आ जाएगा 10,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 11,949। सो इसी के साथ हमने चारों प्लान्स को सॉल्व कर लिया, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, बट द थिंग इज
इसी तरीके से प्रैक्टिकली भी सॉल्व किया जाता है इनको। तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हो विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग। अब हमने चारों अलग अलग प्लान्स का कॉस्ट निकाल लिया, उनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। प्लान नंबर 1 में हमारे पास आया था 10,010, प्लान 2 में था 12,000। 10,010 यहाँ पे है 12,000। प्लान 3 में हमारे पास 8,949 था और प्लान 4 में हमारे पास है 11,949। कौन सा बेस्ट है आपके लिए? प्लान नंबर 3, जहाँ पे आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इन्वेंट्री वैरी दोनों फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो प्लान नंबर 1 में हमने सिर्फ प्योर स्ट्रैटेजी इन्वेंट्री को वैरी किया। प्लान नंबर 2 में हमने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयमेंट को वैरी किया। प्लान नंबर 3 में हमने मिक्स्ड स्ट्रैटेजी अपनाई, जहाँ पे हमने दो चीज़ों को चेंज की, दो चीज़ें ली। पहला सब कॉन्ट्रैक्टिंग का हेल्प लिया, दूसरा इन्वेंट्री का हेल्प लिया। प्लान नंबर 4 में भी हमने मिक्स्ड स्ट्रैटेजी लगाई, जहाँ पे ओवर टाइम और इन्वेंट्री वैरी का हमने हेल्प लिया, ठीक है। कौन सा वाला बेनिफिशियल है? प्लान नंबर 3 बेनिफिशियल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लान नंबर 3 इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डन। सो इसके साथ हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होता है। बहुत ही छोटा और अच्छा सा टॉपिक था, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिली। हमने थ्योरी में क्या क्या कवर किया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने एग्रीगेट प्लानिंग क्या होता है वो देखा। इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग प्रोसेस है, 3 महीने से लेके 1 साल की होती है। यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोडक्शन प्लानिंग कैटेगरीज देखे, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, इंटरमीडिएट। देन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देखी कि आप वर्कफोर्स साइज वेरी कर सकते हो, वर्किंग आवर्स वेरी कर सकते हो, इन्वेंट्री लेवल सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम गए गाइडलाइंस फॉर कैपेसिटी प्लानिंग में, जिसमें हमारे पास डिफरेंट गाइडलाइंस अवेलेबल थे। फिर हम प्रॉपर्टीज़ देखा हमने कि क्या क्या एग्रीगेट प्लानिंग के प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया इसका, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, तो आपको अच्छा खासा मार्क्स देके जाएगा, और बहुत ही सिंपल है अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।